नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दहेज का दानव एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर गया है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक महिला को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप उसके ही ससुराल वालों पर लगा है। शादी के कुछ ही महीनों में जिस घर को उसने अपना माना, वो घर ही उसकी चिता बन गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने और दिल में एक नए जीवन की उम्मीद। सिरसा गांव में बड़े ही धूमधाम से हुई थी ये शादी, लेकिन क्या पता था कि यही घर उसके लिए अग्निकुंड साबित हो जाएगा। 21 अगस्त की रात जब ससुराल वालों ने दहेज के लालच में महिला को जलाकर मार दिया, जब झुलसी हुई महिला को प्राइवेट अस्पताल से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अन्य परिजनों की तलाश जारी है। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सिरसा गांव की ये कहानी एक आंकड़ा नहीं, एक ऐसा गांव है जो हर बार उस वक्त रिसने लगता है जब कहीं किसी कोख से फिर एक बेटी जन्म लेती है और माँ डर जाती है कि उसकी किस्मत भी कहीं ऐसी ना हो। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नाम की महिला की दर्दनाक मौत ने ये सवाल फिर उठा दिया है कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि निक्की आग से जलती हुई सीढ़ियों से उतरी, जैसे खुद अपनी जान बचाने की जंग लड़ रही हो। निक्की मर्डर आरोपों का अंबार। दिसंबर 2016 में विपिन भाटी से हुई थी शादी। 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। निक्की के पति का कई लड़कियों से संबंध। निक्की की हत्या प्री प्लान तरीके से की गई। 11 फरवरी को भी निक्की को बेरहमी से पीटा गया। भारत में दहेज की लालच ने दशकों से महिलाओं को मौत की आग में झोंका है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में दहेज हत्या के कुल 6,450 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और हरियाणा राज्य से मामले सामने आए हैं। साल 2020 दहेज हत्या के मामले 6,996। प्रमुख राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। साल 2021 मामले 6,753। प्रमुख राज्य यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। साल 2022 दहेज हत्या के मामले 6,450। प्रमुख राज्य यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। दहेज की आग ने एक और महिला की जिंदगी छीन ली। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। जब तक समाज में इस जहर को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक बेटियों की खुशियां अधूरी रहेंगी। जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम आवाज उठाएं, बदलाव लाएं और बेटियों को उनका हक दिलाएं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, दिल दहला देने वाली ये जो घटना है ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां पर देखिए कैसे दहेज का दानव एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर गया। और देखिए निक्की कैसे इन सब का शिकार हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर निक्की। देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। कैसे बेरहमी से ये ससुराल उसको पीटते नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कैसे निक्की के पति ने उसको बेरहमी से मारा, पीटा और उसे कैसे जिंदा जला दिया। मासूम बेटे जो है उसका, उसकी भी देखिए ये बयान सामने आया। वो कहता हुआ नजर आया कि पापा ने कैसे लाइटर से आग लगा दी मम्मी को।
तो ये तस्वीरें देखिए, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें। और आखिर एक बड़ा सवाल कि कब तक दहेज के लिए जो मासूम बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कब तक अपनी ऐसे ही बलि देती रहेंगी। तो दहेज का दानव एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर गया। ग्रेटर नोएडा से देखिए ये तस्वीर सामने आई है। सिरसा गांव से दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर एक महिला को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप उसके ही ससुराल वालों पर लगा है। शादी के कुछ ही महीनों में जिस घर को उसने अपना बनाया, वो घर ही उसकी चिता बन गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई में विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर निक्की की। ये तस्वीरें देखिए, लगातार बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से बड़े ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें। कैसे ससुराल जन पहले मारते पीटते हैं और जान से मार देते हैं। ग्रेटर नोएडा से देखिए निक्की हत्याकांड का ये दिल दहला देने वाला जो घटना देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं, अदिति, और इसी के साथ ही उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हमारे साथ प्रमिला मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अदिति की तरफ रुख करेंगे। अदिति, देखिए ये दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई है, निक्की हत्याकांड, कैसे दहेज के लिए एक महिला को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और उसकी जान तक ले ली जाती है। अदिति। प्रिया, देखिए जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, साफ तौर पर प्रिया बेहद विचलित करने वाली, बेहद भयावह तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इस सच्चाई को भी उजागर कर रही हैं कहीं ना कहीं कि आज भी दहेज का दानव जो है वो समाज में जिंदा है। प्रिया, अगर बात की जाए कानूनों की, तो तमाम कानून बने हुए हैं। 1961 से ही दहेज प्रथा के खिलाफ कानून लाया गया, लेकिन ये बेहद विडंबना कही जा सकती है समाज की कि आज भी कानून का कोई खौफ नहीं है। आज हम 2025 में बैठे हैं प्रिया, 21वीं सदी का भारत है ये, जब हम अंतरिक्ष तक पहुंच बना चुके हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अपने घर में, समाज में, इसकी बानगी पेश करती हुई तस्वीरें जो है वो आए दिन सामने आती रहती हैं। दहेज का लोभ जो है वो किस तरीके से एक माँ की जिंदगी लील गया, ये हमने देखा। तस्वीरें बेहद भयावह थी, लेकिन तस्वीरें केवल एक ही नहीं सामने आई हैं प्रिया। अगर रविवार की बात की जाए तो तमाम जेलों से उत्तर प्रदेश की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर में जहां पर लाइव सुसाइड देखने को मिला, एक दहेज लोभी परिवार ने अपनी घर की बहू को फांसी के फंदे पर लटका दिया और इसकी तस्वीरें जो हैं वीडियो कॉल करके उसके पिता को दिखाई गई। साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि कानून का तो बिल्कुल भी खौफ इन दहेज लोभियों में नहीं है। लेकिन देखिए क्या मानसिकता छिपी हुई है इनके पीछे, कि एक बड़ा सवाल ये भी है। वो बात है जब कानून में जो संशोधन है वो किए गए थे, ये मानकर कि दहेज की जो केसेस हैं, जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अदिति, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इन सबके पीछे की क्या मानसिकता रही होती है। अभी देखिए एनकाउंटर हुआ, आरोपी जो उसका पति था, लेकिन वो ये कहता नजर आ रहा था कि जो लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी के बीच वो होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। उसके आगे हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन देखिए ये क्या मानसिकता दर्शाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रिया, आरोपी की अगर बात की जाए तो उसने मीडिया से बातचीत करते हुए उसके चेहरे पर सबसे पहली चीज तो अहम चीज ये थी कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने किस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ प्रिया ये भी बेहद हैरान करने वाली बात है कि वो ये कहता नजर आया कि वो अपने कारण मरी। हालांकि अगर मृतका के बच्चे की अगर बयान की बात की जाए, वो मासूम बच्चा जिसे शायद दहेज क्या होता है, दहेज का अर्थ भी नहीं पता, उसके सामने उसकी माँ को इस भयावह तरीके से मौत की नींद सुला दिया गया। बेहद दर्दनाक ये घटना सामने आई है प्रिया, और जाहिर सी बात है कि ससुराली जन जो फरार है उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है इस वक्त। जी ठीक है अदिति, हमारे साथ उच्च न्यायालय की अधिवक्ता भी जुड़ी हुई है प्रमिला मिश्रा जी। प्रमिला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। प्रमिला जी, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, कैसे दहेज के लिए एक महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ग्रेटर नोएडा से जो तस्वीर सामने आई निक्की हत्याकांड की, वाकई बेहद विचलित करने वाली है। तमाम कानून बने हैं, लेकिन उसके बाद क्या ये असर वाकई में करते हुए नजर आ रहे हैं? आपका वीडियो मेरे पास नहीं आ रहा है, ऑडियो अगर आपको सुनाई दे रहा है। जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आवाज मिल पा रही है प्रमिला जी। तो आपका ऑडियो वीडियो दोनों कनेक्ट हमको नहीं हुआ है अभी तक, हमने अपना कनेक्ट कर रखा है। हेलो, ठीक है प्रमिला जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रख सकती है।
आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनिए। जी जी पहली बोलिए। बात तो जो भी घटना हुई है ये बहुत घटना शर्मनाक है, और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है फांसी के लायक हैं वो। समाज में आज भी जब इतना पढ़ा लिखा समाज हो गया, कानून में इतने लचीलापन दे दिया गया, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक हैं। हम्म पहले जो पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम यहाँ तो ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम्म समाज में आप रहते हैं, आपके पास दूसरे विकल्प, अगर आपको पसंद नहीं है या आपको कुछ और है तो आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हम्म अलग होने की प्रक्रिया भी अब इतनी जटिल थी, उतना और आसान कर दी गई है ताकि आपको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम्म उसके बाद भी अगर इस तरह की अमानवीयता का काम करते हैं तो वो गलत है। अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो आप पहले कह देते कि हम्म हमको ये चाहिए, उन शर्तों पे अगर माँ बाप को करना होता करते, नहीं करना होता नहीं करते। हम्म फिर दहेज भी किस बात के लिए? आपने अपने बेटे को पढ़ाया, उसने अपनी बेटी को पढ़ाया है, शादी में आप भी खर्च करते, शादी में वो भी खर्च करते हैं, फिर किस बात का दहेज चाहिए आपको? हम्म जो भी मांगता है वो गलत है, पहली बात तो यही है। हम्म अगर उसके बाद में आपकी शादी हुई है, कुछ दिन चलती है और आप में सामंजस्य नहीं है, उसके बाद भी अगर लगता है तो फिर आप अलग हो सकते हैं। हम्म बच्चे हो जाते हैं तो आपका दायित्व तो सिर्फ अपने लिए नहीं रह जाता है, आपका दायित्व तो माँ बाप का हो जाता है। तो अब उसको निभाने की कोशिश करिए। कहीं काउंसलर्स के पास जाइए, एक दूसरे की बातें कहिए, उससे समझौता की क्या गुंजाइश हो सकती है, कहा अपने परिवार के लोगों से अपनी समस्या कहिए। एक किसी को मार देना कोई विकल्प नहीं है। और फिर जो काम आप, जो चीज नहीं दे सकते किसी को, वो आपको लेने का भी अधिकार नहीं है। जी कोई भी हो, चाहे लड़की वाला हो या चाहे लड़का वाला है। जी और भी बहुत सारे केस ऐसे समाज में होते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। हम्म उसमें भी आपके पास दुनिया भर के विकल्प मौजूद है, कानून आपके साथ है। फिर आपको किसी को मारने का अधिकार कहाँ से हो जाता है? हम्म जो भी किया गया है ये गलत हुआ है, बार बार हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और कानून की बात अगर हम करें तो कानून इतना सक्षम है कि पर्याप्त इनको सजा भी मिलेगी और सब कुछ होगा, मगर उस कानून का जो दुरुपयोग होने लगता है तो जो दोषी होते हैं उसकी आड़ में वो भी बच जाते हैं, ये भी गलत है। जो इस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं ठीक है उनको प्रमिला जी। हमारे विनम्र निवेदन है कि ठीक वो है। इस तरह की हरकतें ना करें, ताकि जो वास्तव में मुलिम हम्म है या जिन्होंने ये असहनीय कृत्य किया है उनको सजा समय से मिल सके। ठीक है प्रमिला धन्यवाद। जी। अदिति क्या लगता है, इतना ठोस कानून भी है लेकिन उसके बावजूद इन आरोपियों को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? दिन दहाड़े देखिए, अभी लाइव, अभी आप जिस तरीके से कानपुर की घटना का जिक्र कर रही थी कि लाइव सुसाइड दिखाया गया, ये वाकई बड़ा बिल्कुल, सवाल खड़ा करता है कि बिल्कुल इतने प्रिया, मैं ठोस इसी कानून बारे होने के में बावजूद बात भी कर कोई रही भी थी खौफ, अभी कोई भी कि डर नहीं। 1961 में जो कानून बना था, बेहद सख्त कानून था बिल्कुल। दहेज लोभियों पर लगाम कसने के लिए, उसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करने की काफी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद उस कानून में संशोधन किया गया। यही वजह रही प्रिया कि आज की तारीख में अगर बात की जाए तो जो दहेज लोभी थे उनके मन में डर इस कानून का कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कानून के मुताबिक ये प्रावधान था प्रिया कि दहेज एक्ट में जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाती थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ढाला रवैया कानूनी तौर पर अपनाया गया, संशोधन किए गए, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर फर्जी तरीके से इस कानून का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन प्रिया, कहीं ना कहीं कानून से इतर अगर बात की जाए तो समाज की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो आज के दौर में, आज के समाज में भले ही बेटियां ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं, अंतरिक्ष तक उड़ान भरती नजर आ रही हैं, लेकिन पेरेंट्स के मन में शादी को लेकर एक जो धारणा बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है शादी को। ये भी एक वजह है प्रिया कि वक्त रहते पेरेंट्स जो है सचेत नहीं हो पाते हैं। महिलाएं जो है उनको, क्योंकि बचपन से ही हमें एक घुट्टी पिलाई जाती है समाज में कि आपकी अगर शादी कहीं पर हो रही है तो आपको वहीं पर रहना है, भले ही वहां से उसकी अर्थी उठकर वापस आए। जैसा कि आज हमने देखा भी ग्रेटर नोएडा में, कितनी भयावह वो तस्वीर थी प्रिया, हमने और आपने और सभी ने देखी। हालांकि वो इतनी भयावह तस्वीर है कि हम उसको ब्लर कर चला रहे हैं। किस तरीके से वो जो पीड़िता है जलती हुई नीचे आ रही है सीढ़ियों से उतरकर। बिल्कुल ये बिल्कुल, तस्वीर देखिए अपने समाज कितना बड़ा जिम्मेदार है कि ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई। अगर हम कानून की भी बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है प्रिया कि अगर कोई पीड़िता जो है मुकदमा दर्ज कराने जाती है तो वहां पर इजीली उसका मुकदमा केस जो है वो दर्ज भी नहीं होता है, और इस
की वजह से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। प्रिया, अगर आज की बात की जाए तो इससे इतर भी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो मेरे पास है इस वक्त प्रिया, और ये कहते हैं कि साल 2020 में 6,966 दहेज हत्या के मामले भारत में सामने आए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी टॉप पर रहे, और हमेशा ये देखने को मिला है कि यहाँ पर दहेज हत्या के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते भी नजर आ रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो लगभग 6,753 मामले सामने आए थे, और यहाँ पर भी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले थे। 2022 के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए प्रिया तो 6,450 मामले सामने आए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में अकेले 2,218 केसेस थे। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए प्रिया तो साफ तौर पर ये आंकड़े जाहिर कर रहे हैं कि अभी कानून में बदलाव की आवश्यकता है और ध्यान देने की भी आवश्यकता है। वहीं अगर समाज की बात की जाए प्रिया तो ऐसे मामलों में सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व अपने आप में बेहद बढ़ जाता है, क्योंकि बेटियों के लिए माना जाता है कि बेटियां किसी एक घर की नहीं होती हैं बल्कि वो समाज की जिम्मेदारी होती हैं। प्रिया, अगर आज के मामलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलावा मेरठ से भी एक बेहद दिल दिला देने वाली खबर सामने आ रही है प्रिया। यहाँ पर मेरठ में एक ई रिक्शा में महिला बैठकर जा रही थी और वहां पर उसके साथ रेप की कोशिश की जाती है, जिसके डर से महिला ई रिक्शे से कूदती है और अभी गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये जो तमाम केसेस हैं प्रिया, ये जाहिर कर रहे हैं कि कानून का बिल्कुल भी खौफ जो है वो अपराधियों के मन में नहीं है, शोहिदों के मन में नहीं है। घर से लेकर बाहर तक बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, भले ही सरकार तमाम दावे बेटी बचाने को लेकर कर रही हो। प्रिया, ठीक है, तिरु करेंगे आपकी तरफ। प्रमिला जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर बात करें 1961 की, क्या प्रभावी रूप से लागू हो रहा है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। अगर ठोस कानून बने हुए हैं, क्या वाकई ये प्रभावी रूप से लागू हो भी रहे हैं? कानून पर्याप्त है और लागू भी पर्याप्त रूप से हो रहे हैं। सही बात यह है कि उसका जो मिसयूज हो रहा है उसकी वजह न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, जितना कानून जिम्मेदार है उतना ही हमारा समाज भी जिम्मेदार है। हमारा समाज भी जिम्मेदार है को अंजाम देने में। किसी के परिवार का या समाज का कोई डर रह ही नहीं गया है, जिस वजह से अभी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए उनको, या जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया उनके परिवार में कोई अपनी बेटी ना दे, फिर उनके पूरे परिवार से कोई रिश्ता ना रखे। इस तरीके से अगर हरकतें होना शुरू हो जाएंगी तो कुछ डर होगा। समाज का भय किसी को है नहीं और कानून से वो बच ही जाते हैं। नहीं तो 10-20 साल जब मुकदमा चलता है कहीं ना कहीं वो ढीला पड़ जाता है मुकदमा, और उसके बाद वो बच जाते हैं। ये सोच के वो कृत्य कर देते हैं। जब तक हमारा समाज का डर था किसी को, तब तक ये घटनाएं कम होती थी। आप पहले देख लीजिए, एक दूसरे की रिश्तेदारी में रिश्ते किए जाते थे। आज अब शादी.com ये दुनिया भर की साइट चल गई, उनसे आप रिश्ता करते हैं। ना आप उनके परिवार के बारे में जानते हैं, ना वो आपके परिवार में जानते हैं, और 2-4 बार बातें हुई और रिश्ता हो गया। तो उस तरह से किसी को अपना जो सामाजिक दायित्व है वो समझ में आता नहीं है, ना कोई डर है किसी को समाज का। इसलिए जो करते हैं वो स्वच्छंद रूप से करते हैं। और यही लड़के लड़कियां जो आज की पीढ़ी है, ये भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जिन्होंने अपने दादा दादी का भी प्यार नहीं पाया, क्योंकि उनके बाप बाप ने उनके साथ समझौते नहीं किए कहीं। तो उस तरह के जो परिवार के लोग हैं वहाँ पे ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं उसकी अपेक्षा जो परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में। जी ठीक है, जो अभी तक दिखाई गया है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो जुडिशरी प्रोसेस होती है वो इतनी स्लो हो जाती है कि पीड़ित परिवार जो होता है वो कभी कभी अपनी हिम्मत हार जाता है। वो इतने समय तक वेट नहीं कर पाता, हिम्मत हार जाता है, या तो वो केस छोड़ देता है। क्या ये वजह आपको लग रही है प्रमिला जी? नहीं, ये वजह नहीं हो सकती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सजा दिलाते हैं और उसके बाद जहाँ पे जुनून केस होते हैं वहां पे सजा भी मिलती है, ऐसा नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो गलत भी फंस जाते हैं और 10-10 साल के सजा भुगत रहे होते हैं, जेल में पड़े होते हैं, उनकी कोई जमानत नहीं होती है। ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए, कोई जेल में जाके देखे। दूसरी तरफ जो अभी आप लोगों ने आंकड़े बताए हैं, ये आंकड़े कोई जरूरी नहीं है सही हो। ये आंकड़े वो है जो थाने और पुलिस तक कि पहुंच गया, उसके बाद कोर्ट तक पहुंच गए हैं, उनका आकलन कर लिया गया, उनको आपने गिनती कर ली। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो अपने कोर्ट कचहरी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, असमर्थ होते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केस है। तो आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। जो हमारा अपना अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जब हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सामाजिक भय
और आपका पारिवारिक दायित्व तो क्या है, एक दूसरे से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी है। आज अकेले रहते हैं, जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि पेशेंस खत्म हो गया है लोगों में, चाहे तो लड़के हो चाहे लड़की हो, और किसी को वो सुनना चाहते नहीं है, जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। उन छोटा सा धैर्य तो रह नहीं गया है, उसकी वजह से ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। और कहीं कहीं माँ बाप भी इसमें जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। और माँ बाप वही होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ चुके होते हैं, उन्होंने कभी उनके साथ एडजस्ट नहीं किया होता है। तो जो हमारी पुरानी परंपरा था उसकी तरफ कुछ ना कुछ हमें झुकाव डालना पड़ेगा, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो कम हो। और समाज का भी भय हमें, समाज को, सोसाइटी का डर भी होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जो प्रमिला अब जी। बिल्कुल नहीं रह गया। लोग फ्लैट पे रहने लगे, उनको अड़ोस पड़ोस का पता नहीं होता, तो उनको इस तरह की घटनाओं का भी कोई डर नहीं रह गया कि हम कुछ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है। कोई गवाही देने नहीं आता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इन सब बातों का हमें अपने समाज को पहले सुधारना पड़ेगा। कानून में कोई कमी नहीं है, कानून के हिसाब से अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत की है तो कानून आपका पूरा सपोर्ट करता है, और आप दंडित को ठीक है दंडित प्रमिला करवा जी। सकते हैं ऐसे, और पीड़ित को पूरी तरह से न्याय दिला सकते हैं कायदे से। ठीक है प्रमिला जी। अदिति, क्या लगता है समाज कितना बड़ा जिम्मेदार है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र भी करते हुए नजर आई कि जब एक बच्ची घर में पैदा होती है उसी दिन से शायद उसको ये घुट्टी पिला दी जाती है, उसको इस दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, शादी करके जाओगी वहां पर तुम्हारा घर होगा। और एक बड़ी बात ये भी कही जाती है कि जिस दिन लड़की की डोली उठती है उसके बाद सिर्फ ससुराल से अर्थी ही वापस आती है। और कई बार देखिए, ये अगर बात करें, ये जो केसेस हैं, अगर ये पहले स्टेप से ही धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तब बिल्कुल। ससुराल की बातें ससुराल में ही रखो, घर तक मत लेकर आओ। क्या एक क्या बड़ी वजह है कहा भी ये? जाता है कि अपराध तुरंत नहीं हो जाता है, बिल्कुल। उसकी भनक कहीं ना कहीं पहले से लगती है कि अभी कुछ हमारे साथ घट सकता है। और जाहिर सी बात है कि निकी को भी इस बात का आभास पहले हो चुका होगा, और ये भी कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि उसने इस बात की जानकारी अपने पेरेंट्स को जरूर दी होगी कि उसके साथ ससुराल में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके वक्त रहते जो उसके मायके पक्ष के लोग थे उनके द्वारा और साथ ही उसके अन्य रिश्तेदारों के द्वारा अगर कोई सही कदम, सही स्टेप उठा लिया गया होता तो शायद आज उसकी इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती और एक बच्चे को, एक मासूम को अपनी मां नहीं खोनी पड़ती। प्रिया, लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए कानून की, तो जैसा कि प्रमिला जी ये कह रही थी कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया इसके पीछे जिम्मेदार वो तारीख पर तारीख वाला सिस्टम भी है जो कोर्ट में देखने को मिलता है। जब कोई भी पीड़िता कोर्ट में जाती है मुकदमा लड़ने के लिए, या जो पीड़ित पक्ष है वो भी कोर्ट में जाता है, तो उसे तारीख पर तारीख बदले में थमा दी जाती है और वो तारीखें इतनी लंबी होती हैं कि अल्टीमेटली ऐसे केसेस में यही देखा गया है कि सेटलमेंट हो जाता है। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल अदिति, क्योंकि ये जो स्लो प्रोसेस है, ये जुडिशरी सिस्टम का जो स्लो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदार होता नजर आता है। और कई बार ये पीड़ित परिवार खुद बयान देते हैं कि हम थक हार जाते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं बचती कि हम सालों साल लड़ते रहे, और इसीलिए वो अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अदिति जी बिल्कुल प्रिया, और यही वजह है कि जो दहेज लोभी हैं, चाहे जो ऐसे परिवार हैं जिनके लिए दहेज जो है वो इंसान के जीवन से बड़ा है, उनके मन में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है, इस बात की भली भांति जानकारी रहती है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये उनके मन में जो है वो डर कायम नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, और उनको लगता है कि भाई तारीख पर तारीख ही मिलेगी कोर्ट में और उसके बाद मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। ठीक है अदिति। प्रमिला जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या समाज में बिना दहेज के शादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अब आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए? कहने में हम संकोच होता जरूर है, पर आपने पूछा है तो हम ये कह देते हैं, अगर आर्थिक बढ़ावा देती भी है सरकार तो एक वर्ग के लिए देती है। जो आर्थिक रूप से पीड़ित हैं उनको आप सहायता दे दीजिए तो ठीक है। अब जाति विशेष के लिए करेंगे तो वो समस्या जहाँ की तहाँ बन जाएगी। हिंदुस्तान में कभी ये संभव ही नहीं है, ये जान लीजिए आप वो सब छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे परिवार हैं, हमने अपने बेटे की शादी की, एक पैसा का दहेज नहीं लिया। अभी मेरी बहन की शादी 29 नवंबर में अपने बेटे की शादी करी, उसने एक पैसा दहेज नहीं लिया। आपस में हम लोग पढ़े लिखे बच्चों की शादी करते हैं, आपस में बात कर सकते हैं ये ना, कि ना हमको चाहिए ना आपको चाहिए, आप अपने घर में खर्च करिए, हम अपने घर में खर्च कर रहे हैं। तो वहां पे भी अब ऐसे घर से जब लड़कियां आती हैं फिर उसके बाद अपनी मनमानी करती हैं, तो माँ बाप को भी चोट लगती है कि हमने तो तुमसे कुछ लिया नहीं है, फिर क्यों सुना। और उसके बाद भी, इस स्थिति के बाद भी जब शादी हो जाती है तो बार बार लड़कियां ये धमकी देती हैं जब लड़कों को कि अभी हम दहेज का मुकदमा कर देंगे, पूरे घर को फंसा देंगे, बात बात पे इस तरह के अपने कानून की
वो दुहाई देना शुरू करती हैं, वो चीज भी गलत है। बहुत सारी लड़कियां इस तरह का भी कृत्य करती हैं, जो आप कोर्ट में बैठ के देखिए या महिला थाने पे जाके देखिए, इस टाइप की हरकतें भी होती रहती हैं, वो चीज भी गलत है। और रही बात दहेज हत्या के मुकदमे की बात है, तो इतनी लंबी डेटें उसकी नहीं मिलती हैं। और अभी अभी फैजाबाद में एक डॉक्टर जैसे सोनल उपाध्याय ने एक जजमेंट दिया था, लड़के को फांसी दी थी उन्होंने। तो त्वरित निर्णय होते हैं, बस केस में लिंगर ऑन तब होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी बेगुनाह को सजा देते हैं, इसलिए वो लिंगर ऑन होता है। अगर पीड़ित है और सही गया है तो वो सजा सामने वाले को मिलती ही मिलती है। ये आप जान लीजिए, न्याय में इतनी अन्याय भी नहीं होती है, अनियमितता भी नहीं होती है। पर आपके पास सबूत सही होने चाहिए, और जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी स्पष्ट कहिए जाके कोर्ट में, आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, ये हर जगह गलत नहीं होता है, कानून इतना लचीला भी नहीं है। और ये बात जैसे थी कि पहले त्वरित गिरफ्तारी हो जाती थी, उसके बाद आदमी उस पे जाके निर्णय लिया जाता है या कोर्ट में मामला आता था। अब ये उसका मिसयूज जो हो रहा था उसकी वजह से किया गया है कि दहेज का मुकदमा होने पर आप तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले उसकी तहकीकात होगी फिर गिरफ्तारी होगी। तो वो गलत भी नहीं हुआ है। वो जो उसका नाजायज फायदा लड़कियां उठा रही थी, इसकी वजह से किया गया था। बहुत सारे लड़के शादी करने को तैयार नहीं थे, आप समाज में जाके देखिए कितने लड़के ऐसे शादी करने से मना कर देते हैं या शादी के बाद में आत्महत्या करने बैठे। वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसी तरह से पीड़ित होके। तो ये घटनाएं कम हो, उसके लिए ये निर्णय लिया गया कि आप तुरंत गिरफ्तारी मत करिए, पहले उसकी जांच करिए। तो वो भी दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। एक तरफ तो पीड़ित पक्ष आई है जो दहेज का मुकदमा कर रहा है, और कोई जरूरी नहीं है ये जो कांड हो रहे हैं इसमें सब दहेज के ही मुकदमे हो। आप कभी अंदर जाके देखिए, सब दहेज वाले भी नहीं होते हैं, बहुत सारे उसके पीछे और भी कारण होते हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते। दोनों में, लड़का और लड़की दोनों जिम्मेदार है उसके, एक पक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें। तो सब तरह से समाज की जिम्मेदारी जो है वो सामाजिक लोग निभाएंगे तभी संभव है। लड़की अगर ऊपर से जलती हुई नीचे आ रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्या आस पड़ोस वाले नहीं थे क्या? कोई गया वहां पे? समाज ही नहीं झांकना चाहता है किसी के पास में, सब चीज कानून से करवाना चाहता है। कहाँ कहाँ कानून पहुंचेगा, कहाँ कहाँ पुलिस पहुंचेगी। हम ये नहीं कहते कि हाँ वो नहीं पहुंचेगा या नहीं उसको न्याय मिलेगा, पर जब तक सामाजिक दायित्व आप अपना नहीं निभाएंगे तब तक सब कुछ कानून कहाँ से कर लेगा? ये भी तो सोचिए कभी, मतलब उसको प्रैक्टिकली सोचिए, कहाँ पॉसिबल है ये भाई। ठीक है प्रमला जी। अदिति, एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिर अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इन सब टॉपिक्स पर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम बार बार ये कहते हैं कि ससुराल जन कैसे प्रताड़ित करते हैं, कैसे मार देते हैं, लेकिन एक महिला को आवाज उठाने के लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए आखिर कितनी जरूरत है? कब तक वो ये कहेगी कि मायके पक्ष की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था, मारपीट करता रहा, जान से मार देता है, लेकिन खुद एक महिला होके अपने लिए स्टैंड लेना कितना जरूरी है? अदिति। बिल्कुल प्रिया, बड़ा सवाल आप उठा रही हैं कि अपने लिए स्टैंड लेना बेहद आवश्यक है लड़कियों के लिए, खासतौर से अगर बात की जाए। लेकिन प्रिया, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंटिंग की जो भूमिका है वो भी बेहद अहम हो जाती है। पेरेंट्स कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सोसाइटी के लिए ये भी एक बेहद जिम्मेदाराना दायित्व है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चे और बच्ची की जो अपब्रिंगिंग है वो ठीक से करें, और उन्हें ये कम से कम सिखाएं कि उन्हें सोसाइटी में कैसे रहना है, उन्हें परिवार में कैसे रहना है, और उन्हें किस तरीके से अपने दायित्वों का जो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज है उनका पालन करना है ठीक तरीके से। तो शायद ऐसी जो घटनाएं हैं उनमें कमी देखने को मिले। लेकिन अभी हमने जो केस देखा ग्रेटर नोएडा का ही प्रिया, उसमें ससुराली जन भी मारपीट करते नजर आए। अगर उन्होंने बीच बचाव किया होता और अपनी बेटी को रोका हुआ था इस तरीके के स्टेप को उठाने से, बिल्कुल, तो शायद क्योंकि लड़के की जो माँ थी, यानी कि जो निक्की की सास थी, वो भी इसमें शामिल रही, वो भी प्रताड़ित करती थी, वो भी पीटती थी, दहेज के लिए रोज रोज कहना। बिल्कुल प्रिया, हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें साफ तौर पर उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो मारपीट करते नजर आ रहे हैं निक्की के साथ, और उसके बाद ही उसे आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। जैसा कि निक्की के बेटे ने बयान भी दिया है, मासूम बच्चा जिसे शायद दहेज का अर्थ भी नहीं पता है प्रिया, और वो बयान अपने आप में बेहद सिहरा देने वाला है दिल को। किस तरीके से एक मासूम बच्चा ये कहता नजर आता है कि मेरे पापा ने पहले कुछ छिड़का माँ के ऊपर और उसके बाद आग लगा दी। तो प्रिया, ये जो मैसेज है वो एक बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि पेरेंटिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, दोनों को ही अपना अपना दायित्व जो है वो बखूबी निभाने की आवश्यकता है ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। क्योंकि आप जिस तरीके से कह रही हैं कि अपराध एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे ही वो
दिखना हमने भी शुरू हो देखा जाता है। प्रिया, कि कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से संशोधन करना पड़ा 1961 वाले कानून में। सरकार को भी फर्जी केसेस जो है उन पर भी लगाम लगानी बेहद आवश्यक है आज की तारीख में प्रिया। बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आई निक्की के साथ, जिस तरीके से मारपीट की गई, उसे जिंदा जला दिया गया, जो तस्वीरें थी, जो किसी ने भी ये तस्वीरें देखी वाकई उसकी आंखों से आंसू छलक गए कि कैसे कोई इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दे सकता है, इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन अदिति, अगर बात की जाए यहाँ पर, देखिए बड़ा सवाल ये कि कोई भी घटना जो है, कोई भी अपराध है, वो एकदम से नहीं होता है। बिल्कुल स्टेप वाइज अगर देखा जाए, आवाज उठाने की जरूरत पहले दिन से ही हो जाती है। अगर देखिए काफी देर कर देते हैं लोग पुलिस में पहुंचने में, शिकायत दर्ज कराने में, कोर्ट केसेस में। अदिति, बिल्कुल प्रिया, ये कहा भी जाता रहा है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ बिल्कुल, डिपेंडेंट बनाइए, तो ऐसे मामले जो हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन विडंबना ये है प्रिया कि ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जहां पर महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होने के बावजूद अपनी आवाज नहीं उठा पाई हैं। हाल ही के दिनों में लखनऊ से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां पर एक टीचर को दहेज की लालच में मौत के घाट उतार दिया गया था उसके ससुराल जनुआ के द्वारा। तो प्रिया, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, उसके बावजूद वो ऐसी प्रताड़ना झेल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रिया कि ये एक सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब कोई केस कर देती है युवती महिला जो है अपने ससुराली जनों के ऊपर, तो उसके साथ भी सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यही वजह है शायद कि पेरेंट्स जो है वो आगे आकर अपनी बेटियों का पक्ष नहीं ले पाते हैं। तो प्रिया, आज के दौर में सोसाइटी को भी अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और किसी के ऊपर किसी रिश्ते को थोपने से बचना होगा। प्रिया जी ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी में। पूजा जी, ये जो ग्रेटर नोएडा से केस देखने को मिला, निक्की के साथ जिस तरीके के व्यवहार किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है दहेज के लिए, उसे जिंदा जला दिया जाता है, किस तरीके से सबसे पहले इस घटना को देखते हैं? क्योंकि इतने ठोस कानून होने के बावजूद भी कोई भी अगर बात करें, डर है ही नहीं लोगों में। या जी, अगर ठोस कानून होते और लोगों में डर होता तो हम ये सिनेरियो नहीं देख रहे थे। 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पे जो है मुझे नहीं लगता कि कोई बेटियों को पढ़ा नहीं रहा है। परिवार वाले पढ़ा भी रहे हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम ये सिनेरियो देख रहे हैं कि दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है हर साल 7,000 मामले, ये जो मामले दर्ज किए जाते हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जाते हैं, उनमें से जो है 45,000 लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो आप सोचिए कि जो है किन हालात में हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अब ये कहना कि समाज को सुधरना पड़ेगा या बेटी को सुधरना पड़ेगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज सुधरेगा कब, क्योंकि सुधरता हुआ तो दिख नहीं रहा है। हम पहले से कंपेयर कर लें, आज कंपेयर कर लें, ऐसा लग रहा है कि समाज और वर्स होते चला जा रहा है। अभी हम आप इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, इतना मामला आगे बढ़ चुका है, बच्चे ने अपनी आंख से देखा, उस बच्चे की मानसिक स्थिति को सोचिए, वहां पे बहन थी उसकी, वो हालात को समझिए प्रिया जी। और अभी हम बात कर रहे हैं तो पुलिस एनकाउंटर करके अपराधी को पकड़ ली है, लेकिन देखिएगा उसका भी केस लड़ रहा होगा, वो केस उसकी भी चलती रहेगी। उसको सजा जो मिलनी चाहिए वो सजा मिलेगी नहीं, और जब तक ये सख्त कानून नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। और समाज का प्रेशर जो आप कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता, 4 लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से समाज का प्रेशर चला आता है, ये महिलाओं के ऊपर ही क्यों आता है, ये भी आज तक कोई नहीं समझ पाया हुआ है, और ना ही इसका कोई हल निकाल करके ला पाया हुआ है। इसका हल मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आज के दौर में निकल जाना चाहिए। और जो सरकार है, चाहे वो हमारी सरकार होती तब भी हम प्रश्न करते कि जो सरकारें हैं वो इन सब चीजों का होने का इंतजार क्यों करती हैं। आप देखेंगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल कभी कंप्लेन ही नहीं की गई है, कई बार ऐसा देखा गया होगा कि पुलिस के पास में कंप्लेन चलती गई पर पुलिस ही समझौते करा देती है। कम से कम पुलिस को भी बताना चाहिए कि भाई अगर महिला आई हुई है तो आप समझौता करा करके मत भेजिए। पुलिस के आप अगर देखेंगे प्रिया जी उठा करके, तो पुलिस के पास में अगर पति पत्नी के विवाद निकल करके आते हैं या इस तरह की बातें निकल करके आती हैं, तो उसमें 90% टाइम पुलिस का प्रयास होता है कि समझौता करा करके इनको भेज दिया जाए, चाहे पत्नी के साथ में अब्यूज ही क्यों ना कर रहा हो। तो ये जो मानसिकता, ये जो पद्धति हम चलते चले आ रहे हैं, जो कानून में नहीं है, हम मानते हैं हमारे समाज का दायरा है, और इस तरीके से अगर हो जाता है तो ज्यादा बेहतर है, उसको भी बंद करना पड़ेगा। भाई अगर आपके पास में कंप्लेन लेकर के आए, आप दर्ज करिए, जांच करिए, समझौता करना होता तो थाने तक पहुंचते ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि सख्त कानून करके सख्त एक्शन लिए जाए,
तभी जाकर के कुछ सुधार नजर आएगा, वरना जिस तरीके से दिख रहे हैं हालात कहीं दिख नहीं रहा है। आज के समय में अगर दहेज के लिए भी आप सोचिए 36 लाख रुपए के ठीक है पूजा जी, ये जो मुआवजा आप लगेगा। सवाल उठा रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है, समझौता करवा दिया जाता है, ये सही नहीं, और इसी का जवाब लेना चाहेंगे प्रमला जी से। प्रमला जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि जब ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, जब पीड़ित परिवार या जो पीड़ित महिला होती है वो पुलिस के पास पहुंचती है, कोर्ट पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उसको ये कहा जाता है कि आप समझौता करिए। क्या कितना सही है ये प्रमला जी? देखिए, परिवार जो विवाह होता है वो दो परिवारों का रिश्ता होता है और सामाजिक दायित्व तो हमारे दोनों परिवारों के होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो परिवार बना है वो बिगड़े ना। तो कई बार होता है आवेश में आके आप अलग होने का फैसला कर लेते हैं, और जो अनुभवी लोग होते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं या जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहां पे ये देखा जाता है इन दोनों की बातें समझने के बाद, क्योंकि आपके पास अकेला केस होता है, उनके पास सुबह से शाम तक कम से कम 10 केस तो आते हैं एवरेज में। तो उस अनुभव के आधार पे वो सोचते हैं कि शायद यहाँ समझौते की गुंजाइश है और परिवार बिगड़ने से बच जाता। बहुत सारे परिवार ऐसे भी बसे हैं जो कोर्ट तक के गए हैं और 2-2 3-3 साल मुकदमा चला है, उसके बाद में उनका परिवार बस गया है और आज भी वो अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो हमारा जो सामाजिक दायित्व है वो हम तो कोशिश यही करनी चाहिए ना कि ये परिवार बिगड़े ना और बच जाए, उसकी कोशिश करते हैं लोग। इसलिए समझौते की बात की जाती है, और जब समझौता नहीं हो सकता है, साल 6 महीने देखा जाता है, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है आप अपना डाइवोर्स केस फाइल करिए और हो जाए। पहले ये था कि 10-10 साल लग जाते थे डाइवोर्स केस में, अब वो नहीं होता है, अब जल्दी हो जाता है ये सब। अगर अलग ही होना तो आप टाइम पे अलग हो जाएंगे, लोग मजबूर होकर के दोनों लोग आत्महत्या सहमत हैं तो ये जी, होता है। जी प्रिया जी, मैं खुद जानती हूँ ऐसे 3 केसेस जहाँ पे उनको समझौता करा करके भेज दिया गया और वो घर आकर के उन महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। हम कहते हैं आपने अनुभव से तो उनको 3 को भेज दिया, उन्होंने दुनिया छोड़ दी। ठीक है ये पूजा जी, अनुभव decide इसी कौन का करेगा? जवाब अदिति जी से भी ले लेते हैं। अदिति, क्या लगता है ये जो बार बार कॉम्प्रोमाइज की बात की जाती है, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, इस बात का जिक्र जरूर एक बार हो जाता है कि समझौता कर लो, समझौते का दबाव देखा जाता प्रिया है। देखिए, हाँ। शादी जो है वो साझेदारी का बंधन है, साझेदारी का रिश्ता है। हाँ। उसमें समझौता नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। और समझौते के चलते ही मुझे ऐसा लगता है कि जान चली जाती है। चाहे हम बेंगलुरु के उस युवक की बात करें जो आईटी फील्ड में था और इस समझौते के दबाव के चलते ही उसने सुसाइड कर लिया था। चाहे हम आज ग्रेटर नोएडा की बात करें और ऐसे तमाम केसेस यहाँ पर सामने आए हैं प्रिया। समझौता एक हद तक ही किया जाना चाहिए, ना कि पुलिस थाने में पहले समझौता, फिर कोर्ट में भी। चाहे आप फैमिली कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप हाई कोर्ट में चले जाइए, तमाम बार समझौते का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तारीख जो है वो और अधिक बढ़ती जाती है। और जाहिर सी बात है कि जो बंधन साझेदारी के साथ निभाया जाना चाहिए उसमें किसी तरीके का समझौता जो है केवल और केवल इसलिए कि परिवार बना रहे, किसी के ऊपर किसी रिश्ते को थोप देना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अनुचित होगा और कानून को और अधिक ठोस होने की आवश्यकता है प्रिया। इसलिए भी लेकिन क्योंकि ग्रेटर नोएडा से जो तस्वीरें हमने देखी है प्रिया, साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं प्रिया कि जब ये घटना हो रही थी उस दौरान कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन अपराधियों के मन में, इन दरिंदों के मन में, वहशों के मन में जरा सा भी खौफ नहीं था कि मेरा वीडियो बन रहा है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून का कितना खौफ इन दरिंदों के मन में है, इन दहेज लोभियों के राक्षसों के मन में है प्रिया। बिल्कुल अदिति, लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये भी कि सरकार एक तरफ ये जो दावे और वादे करती है कि अब जो महिलाएं हैं हमारी सरकार में सुरक्षित है, रात के 12 बजे भी वो निकल सकती है, चाहे जितने वो सोने चांदी के जेवरात पहन के निकल सकती है। बयानबाजी जो है बहुत हमने सुनी, लेकिन देखिए चाहे वो छेड़छाड़ के मामले हो, चाहे वो इस तरीके के मामले हो, लगातार बढ़ते जा रहे। छेड़छाड़ से लेकर रेप केसेस, तमाम इसके जो ग्राफ्स है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। बताया भी कि मेरठ से ही अभी आज ही का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक अधेड़ उम्र की महिला ई रिक्शे पे जा रही थी प्रिया, भरे बाजार में थी वो, और वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है, रेप करने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते वो महिला ई रिक्शे से कूद जाती है और उसके बाद वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। प्रिया, इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कानून व्यवस्था का कितना खौफ है कि चलती सड़क पर एक महिला के साथ, एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। वही अदिति, सवाल वही है कि इतना कुछ हो जाता है, दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन कोई भी खौफ, कोई भी डर इन अपराधियों के मन में नहीं है। क्यों सरकार अगर ये दावे और वादे करती है कि हम पूरी तरीके से कार्रवाई करते हैं और देखिए महिलाएं काफी सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आती है, ये वाकई एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है सरकार के इन दावों पर। अदिति, बिल्कुल प्रिया, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि महिलाएं
ना घर में सुरक्षित हैं, ना सड़क पर सुरक्षित हैं, ना दिन में सुरक्षित हैं, ना रात में सुरक्षित हैं। महिलाओं को साफ तौर पर यह कहा गया है इनडायरेक्टली कि आपकी सुरक्षा आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हमने अभी हाल ही में बलरामपुर की वो घटना देखी थी प्रिया, जहां पर एक मूक बधिर युवती को किस तरीके से मनचलों ने दौड़ा कर रेप किया था, गैंग रेप किया था, वो भी चौकी के पीछे ही इस घटना को अंजाम दिया गया था प्रिया। और ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, चाहे हम लखनऊ के उस नाबालिग माफ कीजिएगा 3 साल की बच्ची जो आलमबाग के नीचे सोई थी अपने माता पिता के साथ, उसके साथ रेप की घटना की बात करें, चाहे हम बलरामपुर गैंगरेप घटना की बात करें, चाहे हम कौशाम्बी की बात करें, चाहे आज ग्रेटर नोएडा की बात करें, दहेज से लेकर रेप तक, गैंग रेप तक, महिलाओं के लिए सुरक्षा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे भले ही मंचों से बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं इसकी बानगी पेश करती तस्वीरें आज ही हमने देखी और आए दिन हम देखते हैं। प्रिया, ठीक है अदिति, इसी पर जवाब लेना चाहेंगे पूजा मिश्रा जी से। पूजा जी, क्या कुछ जवाब देंगे, क्योंकि जो मंच से सरकार के बड़े बड़े दावे और वादे हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, चाहे वो दहेज से महिला को मौत की घाट उतारने की तस्वीर हो, या फिर छेड़छाड़ के मामले हो, या फिर रेप केसेस हो। पूजा जी, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज देखने को मिल रहा है, ये सरकार जब से आई हुई बस वो वादे करते चली जा रही है। आपने देखा होगा कि ऐसा भी हो रहा है कि बच्ची इलाज कराने जा रही है हॉस्पिटल, आप मेरठ में नहीं बोल सकते हैं, बच्ची इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे रेप हो जाता है। आप थाने पे कंप्लेन कराने जाते हैं तो वहाँ पे रेप हो जाता है। कांस्टेबल थाने से घर जा रही होती तो वहाँ पे रेप हो जाती है। कांस्टेबल अगर थाने पे ड्यूटी कर रही होती है तो वहाँ पे दरोगा रेप कर देता है। तो आप सोचिए कि ये जो अपराधी हैं, इनकी इरादे कितने बुलंद हैं, इनके हौसले कितने बुलंद हो रखे हैं कि इनको खौफ नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी। उनको पता है कि हम जो है निकल जाएंगे, हम कर लेंगे। अगर आप सोचिए कि मीडिया हाउसेज हेडलाइंस ना बनाए, मीडिया हाउसेज सब चीजों पे डिबेट ना करें, तो सरकार को पता भी ना चले, उनको अथॉरिटीज को लगे ही ना कि ये कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है। जिस तरीके से जो है आप कहते हैं कि आप 12 बजे भी निकल करके जाइए और दिन दहाड़े लोग नहीं चल सकते हैं, आप पुलिस थाने नहीं जा सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए। अगर आज की तारीख में किसी लड़की को 112 नंबर पे कॉल करना हो रात को, तो वो खुद घबराएगी। उसको अगर जाकर के थाने पे कंप्लेंट दर्ज करानी हो तो उसको खुद डर लगेगा कि हम वहाँ पे थाने पे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में थाने पे गई बच्ची कंप्लेन कराने के लिए, उसके साथ में जाती की गई है, वहाँ पे 3 पुलिस वाले और जाती करते हैं। वो जाएंगे कहाँ आप जो इंसाफ लेने के लिए। ठीक है पूजा जी। प्रमिला जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या जो शादी के वक्त गिफ्ट दिए जाते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से, अगर बात करें ससुराल वालों को जो उपहार दिए जाते हैं, एक बड़ा सवाल ये क्या रजिस्ट्री इसकी अनिवार्य होनी चाहिए? प्रमिला जी, देखिए, गिफ्ट देना ना देना आपकी मर्जी पे है। जिस समय आप शादी तय करते हैं उसमें अगर कोई डिमांड उधर से होती है देखिए तो नाम वो आपको वहाँ गिफ्ट का रिश्ता होता है, करने लेकिन नहीं। है तो ये डाउरी। जो गिफ्ट की बात कही जाती है, लेकिन है तो ये डाउरी ही है, तो ये दहेज की ही प्रथा। देखिए, गिफ्ट और दहेज में बहुत अंतर है। गिफ्ट और दहेज में अंतर है। गिफ्ट आप स्वेच्छा से देते हैं, दहेज की डिमांड होती है। सुनिए, दोनों में अंतर है। गिफ्ट स्वेच्छा से देते हैं आप, और जो दहेज है वो डिमांड की जाती है। जहाँ डिमांड होती है आप वहाँ रिश्ता करिए मत। आज 2 मांग रहे हैं, कल 4 मांगेंगे, परसों 6 मांगेंगे, आप कहाँ तक पूरा करते रहेंगे? ऐसी जगह आप रिश्ता मत करिए। जब उनको देर होने लगेगी तो वो खुद ही अपने औकात में आ जाएंगे और टाइम से सही सलामत अपने बराबर का रिश्ता करके बैठ जाएंगे। और जहां बाद में अपने बराबर का रिश्ता करेंगे वहां वो निभाएंगे भी। शादी से पहले कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन जिस दिन जो लड़की है वो ससुराल पहुंचती है उसके बाद से डिमांड करनी शुरू कर दी जाती है ससुराल की तरफ से। उस केस में क्या करना चाहिए फिर? ऐसा बहुत कम होता है, गलत है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि बाद में डिमांड की जाती है। होता यही है कि पहले वो तय करते हैं। जैसे यूपी और बिहार की आप बात करें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने पहले मांगा, उसमें नहीं हुआ कि बाद में दे देंगे, वहां फिर विवाद होते हैं। आप ऐसी जगह रिश्ता बिल्कुल मत करिए। आपने अपनी लड़की को सक्षम बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, सर्विस कराइए। हर माँ बाप अपनी बच्ची को सक्षम बनाते हैं। प्रमिला जी, हर माँ बाप अपनी बच्ची को सक्षम बनाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात शिक्षा देते हैं। आपके बीच में नहीं बोले। चाहता कि ससुराल जाकर वही हम कह रहे हैं, ऐसी बर्तन जगह धुलवाए बिल्कुल जाए, रिश्ता मत कपड़े करिए, धुलवाए जाए, वो बिल्कुल रिश्ता मत प्रताड़ित हो, करिए जहाँ उसके डिमांड साथ मारपीट करे ससुराल वाले। ठीक है अदिति से जवाब ले लेते हैं। अदिति, क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि कई बार हमने ऐसे केसेस खुद देखे हैं। जैसा कि अभी प्रमिला जी ये बोल रही हैं कि गिफ्ट और डावरी में अंतर है। मेरा जाहिर सी बात है प्रिया कि हम सभी
जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो इसी समाज का हिस्सा है और हम बिल्कुल। सभी को मालूम है, भली भांति हम इस बात से परिचित हैं कि वो गिफ्ट जो है वो किन किन रूपों में जो डाउरी है वो गिफ्ट के तौर पर कैसे लिया जाता है। हर एक लड़के का जो है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है स्पेशली प्रिया, तो हम सबको मालूम है एज अ सोसाइटी में रहने के तौर पर, समाज के एलिमेंट के तौर पर हमें ये मालूम है बेहद बखूबी कि गवर्नमेंट जॉब के लड़के का रेट फिक्स है। आप इतना दहेज दे पाएंगे तभी आप अपनी बेटी को इस परिवार की बहू बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक दबाव जो है वो पेरेंट्स पर रहता है। एक लड़की के माँ बाप चाहे उसको कितना भी पढ़ा लिखा ले, लेकिन उनके मन में आज भी सोसाइटी में ये प्रेशर रहता है, उनके दिलो दिमाग में, कि दहेज देना है, इतना पैसा देना है, इसके साथ इतना सामान देना है। और उसके बावजूद जो दहेज लोभी लोग होते हैं प्रिया, उनका मन कभी तृप्त नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। और यही रीजन है, यही वजह है कि आए दिन ऐसी हिंसक घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। कभी निक्की नाम की लड़की, उसकी भेंट चढ़ती है, कभी कोई और। केवल घटनाएं और शहर बदलते हैं प्रिया, लेकिन जो तरीका है वो यही होता है। अगर हम निक्की केस की ही बात करें, निक्की हत्याकांड केस की, तो यहाँ पर भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है प्रिया कि 35 लाख रुपए दहेज की डिमांड की गई थी, जो पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से निक्की को मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल अदिति, क्योंकि कानपुर में भी यही देखने को मिला, जो ससुराल पक्ष था, जो उसका पति था, वो कैसे बुलेट की डिमांड करता था, लेकिन बुलेट नहीं अगर दी तो कैसे मौत के घाट उतार दिया उसने अपनी पत्नी को। तो वही सवाल, वही अदिति, सवाल मेरा वही अदिति कि अगर जिस तरीके से प्रबला जी अभी इस बात का जिक्र कर रही थी कि आप ऐसे घर में रिश्ता ही मत तय कीजिए, जो डाउरी की मांग करते हो, जो दहेज की मांग कर रहे हो, आप मत करिए। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जब रिश्ता तय होता है उससे पहले कोई भी डिमांड नहीं होती, लेकिन जिस दिन पहले दिन जब लड़की ससुराल में पहुंचती है, उसको उससे कहा जाता है अपने घर में कहो कि हमें दहेज दे, अलग अलग रूप में ये देखने को मिलता है अदिति। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल प्रिया, और ये सबसे ज्यादा प्रचलन इसका यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश में है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी कि किस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि दहेज के लिए हत्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। चाहे हम 2019 की ही बात करें, जब 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, चाहे हम 2022 की आंकड़ों की बात कर ले, जहां पर 6,000 से अधिक मामले दहेज हत्या के, माफ कीजिएगा, दहेज के सामने आए थे, जिनमें से 2,000 से अधिक हत्याएं जो है वो उत्तर प्रदेश में अकेले हुई थी दहेज के लिए। तो प्रिया, ये कहने बेहद मुझे बिल्कुल अदिति, क्योंकि अगर इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से, अदिति इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो ये जो आप ग्राफ बता रही है, इस बात का बता रही है कि किस तरीके से इसके ग्राफ में इजाफा हुआ, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। नहीं होता है कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। पुलिसिया रवैये की अगर बात की जाए इस मामले में, तो जब भी कोई फैमिली से जुड़ा केस होता है, फैमिली रिलेटेड मसलों में, पुलिस की भी हीला हवाली देखने को मिलती है। कार्रवाई की जगह लीपापोती अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से खामियाजा जो है कभी बेटे के परिवार को भुगतना पड़ता है, कभी बेटी के परिवार को भुगतना पड़ता है। इसके पीछे वजह यह भी है प्रिया कि अगर पुलिस अपनी जांच जो है वो ठीक से करे ऐसे मसलों में, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो उचित रहे, तो पहले ही इस बात का अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है, और चार्जशीट इसको लेकर ही फाइल पुलिस के द्वारा की जा सकती है कि कौन सही है, कौन कितना गलत है। इसको लेकर जो एविडेंस है वो पर्याप्त अगर पुलिस के पास है तो त्वरित मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। और यही वजह है प्रिया कि ऐसे मामलों में कन्विक्शन जो रेट है वो बेहद कम देखने को मिलता है। अल्टीमेटली ऐसे मामले कोर्ट में जाकर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि तारीख पर तारीख का जो लंबा प्रोसीजर है, बेहद लंबा प्रोसीजर है, वो मिलती है। ठीक है, पूजा जी से जवाब ले लेंगे। पूजा जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठता है कि अगर आए दिन दावे और वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कोई भी जो इसका रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है आज के वक्त में। पूजा जी, मुझे लगता है कि सरकार ने जो कुछ दिनों पहले अपनी पीठ थपथपाई थी प्रिया जी, कि हमने जो है एफआईआर लगाए हुए हैं, मतलब ना कन्विक्शन किया ना ही न्याय दिया, एफआईआर लगा दिए हैं 99 पॉइंट केसेस में। उन एफआईआर को पहले क्रॉस चेक कर लें कि एफआईआर लग कैसे गए हुए हैं। एक अभियान चलाना चाहिए सरकार को कि जितने भी फीमेल की कंप्लेंट्स आई हुई हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा कि वो कंप्लेंट्स में कहाँ पर क्या कार्रवाई हुई। वो सिर्फ एक बार कंप्लेंट आ गई और उसके बाद में ऐसा तो नहीं हो उस महिला को दोबारा थाने तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। ये भी तो समस्या होती है कि एक बार वो कंप्लेंट कर दी गई, फिर दूसरी बार पहुंच ही नहीं पाए। आप इससे नहीं हो सकता कि दूसरी बार नहीं पहुंच पाई तो आपने एफआईआर लगा दिया। ये सरकार ने यही तो किया है कि हमने एफआईआर लगा दिया,
पर क्यों लगा दिया, किस बेसिस पे लगा दिया? क्या उन फीमेल्स ने एग्री कर दिया कि हाँ आप एफआईआर लगाइए? क्योंकि पुलिस केस को आपको भी जानती है प्रिया जी, जब तक कि सामने वाला एग्री नहीं कर सकता आप एफआईआर नहीं लगा सकते, या फिर सामने वाले से आपका कांटेक्ट पूरी तरीके से खत्म होता है तब आप जाकर के एफआईआर लगाते हैं। तो अगर जो है उत्तर प्रदेश में जितनी भी केसेस दर्ज किए गए थे उसमें से 99% केसेस में एफआईआर लग गए हैं, तो आप सोचिए कि कैसे एफआईआर लग गए होंगे, वो महिलाएं कैसे राजी हो गई कि हाँ ठीक है अब इस पे इन केसेस पे एफआईआर लगा दिया जाए, जिनमें ना तो कन्विक्शन हुआ ना तो कोई फैसला आया। सरकार को, अगर सरकार वाकई में चाहती है कि महिलाओं के लिए कार्य करना, तो पहले तो मुझे लगता है इन एफआईआर की चेकिंग होनी चाहिए कि क्या जिन लोगों ने केस दर्ज कराए थे वो एग्री थी एफआईआर लगाने के लिए, कि पुलिस विभाग ने खुद से लगा दिया हुआ वाह भाई दिखाने के लिए, या फिर वो पुलिस से कांटेक्ट ही नहीं कर पाए, उनके ऊपर क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने एफआईआर लगाया। जहां पे लोग अगर केस दर्ज कराने के लिए पूजा जी, जाते क्या हैं लगता है तो सरकार को और ज्यादा केस ठोस लड़ना। कदम उठाने की जरूरत है इन पूरे मामले में, चाहे वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले हों, चाहे वो रेप केसेस हो, या फिर इस तरीके से ग्रेटर नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, दहेज के लिए महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। पूजा जी, प्रिया जी, एक ऐसे बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर जो वकील एक कल्प्रिट का केस लड़ता है और वो कल्प्रिट साबित हो जाता है, तो उसमें पहले क्रॉस चेक होना चाहिए कि वो वकील को पहले से जानकारी हो गई थी कि नहीं जानकारी हो गई थी कि ये कल्प्रिट है। अगर वकील को जानकारी होने के बावजूद भी वो लड़ता है ना, तो उसकी वकालत खत्म कर देनी चाहिए। अगर वो खुद को साबित कर पाता है कि नहीं उसको जानकारी नहीं थी, निचले जिस स्टेज पर उसको जानकारी हो जाए कि जिसका वो केस लड़ रहा है ठीक है वो पूजा जी, वाकई ठीक में है, क्रिमिनल है, ठीक तो है। जो है हो पाएगा। नहीं तो ऐसे लोगों को भी मिल जाते हैं वकील। ठीक और है, ये ठीक है वकील पूजा लड़ जी, करके ठीक है जो पूजा जी, आगे बढ़ हमारे जाते साथ हैं। ठीक है। प्रमला जी भी कुछ कहना चाह रही थी इस पर। प्रमला जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि ये जो बात उठाई जा रही मैडम, है अगर अभी गलत इन्होंने केस है। कहा, जैसे हाँ सुन लीजिए, हाँ हाँ, अभी बोलिए। जैसे इन्होंने कहा कि वकील मुकदमा ना करे, ठीक है वो नहीं करेगा। हम्म आपने मुकदमा जिसके ऊपर किया, अगर उसके पास वकील कोई करने को तैयार नहीं, तो अमिकस क्यूरी एक व्यवस्था है सरकार की तरफ से, वकील तो वहां तब भी खड़ा ही होगा ना, वो सरकार की तरफ से खड़ा हो जाएगा। हम्म तो जिस वकील को उसकी फीस मिलनी थी वो नहीं मिली, मगर वहां तो उसका मुकदमा कोई वकील ही लड़ रहा होगा ना। हम्म तो वकील का दायित्व तो सबने समझा दिया। ये जितने लोग राजनीति करते हैं, कभी अपनी जिम्मेदारी पे उंगली उठाने की कोशिश की किसी ने नहीं की है। जो लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि दूसरे फोन से या वो किसी से कह बहन के है पुलिस को जिसने बुलाते, वीडियो या बनाया है, वो उसी बहन में से है, 50 लोग वो इकट्ठा भी हो जाते? वही भाई बहू है कृत्य वहाँ करने पे, वाला तो एक आदमी था ना। वो अगर बहू है 50 लोग वहाँ पे, उसी वो जगह भीड़ बहन है, सामाजिक उसने भी दायित्व समझते हुए वहां कंप्लेन पे की खड़े हो हुई, जाते, उसने भी क्या ये जो है दुर्घटना हो सकती थी? नहीं होती, बचाया जा सकता था उसको। बहुत सारे कांड ऐसे हुए हैं जिनको बचाया जा सकता था। आदमी कभी ये करना नहीं चाहता, ये करने की आदत है सबको। जब तक आप ये करते रहेंगे तब तक समाज की यही व्यवस्था बनी रहेगी, वो कभी नहीं सुधर सकती है। और राजनीतिकरण करने के लिए आप करते रहिए। सरकार ये करते, सरकार क्या कर सकती है? सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, कानून बनवा सकती है, कानून का अनुपालन किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। आप अपना सामाजिक दायित्व कहीं नहीं समझेंगे, खाली वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहेंगे, कहाँ से हो जाएगा? ये बताइए हमको। जब पुलिस के पास बात पहुंचेगी ठीक है, तब वहां ठीक है एक्शन होगा प्रमला ना। जी। और आप अदिति से इमीडिएट आखिरी कमेंट वीडियो देना बना रहे चाहेंगे थे, इस पर। आपने ठीक है, अपना ठीक है दायित्व प्रमला क्यों जी, नहीं निभाया उस ठीक है। जगह? वो अदिति, लड़की अपनी समाज आलम पाक वाली से दुर्घटना बताई जा लेकर रही थी, सरकार काकोरी जा रही तक थी, ये वो जो चिल्लाती तमाम रही, घटनाएं कोई क्यों नहीं देखने को वहां पे मिल खड़ा रही है हुआ आज, आके? इसके पीछे सभी जिम्मेदार है, चाहे वो समाज हो चाहे वो सरकार हो। क्या लगता है कौन से बड़े स्टेप्स अब लेने की जरूरत पड़ चुकी है? क्योंकि अगर नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में हम ऐसे ही इस पर चर्चा करते रहेंगे, जो ग्राफ बताए समाज जा और रहे हैं वो कानून, ऐसे ही बढ़ते देखिए जाएंगे। अदिति, देखिए, समाज आज और के कानून दौर में अपनी ठीक है, व्यवस्था कर कमला जी। सकता है, कानून के पास जाएगा, सियासत, वो अपनी या सजा दे। सवाल खड़े करने से ज्यादा जरूरी ये बात है, ये हाँ। सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या बिल्कुल। है प्रिया। वीडियो बना ऐसे रहे मामलों हैं, में मुझे ऐसा उसका लगता है दायित्व बनता है कि कि सबसे 50 पहले को तो इकट्ठा करके कैटेगराइजेशन इमीडिएट करना अटैक बेहद करते आवश्यक है बिल्कुल। कि किसी की मामलों जान बचाई जा गंभीरता सकती है, कितनी वो है। कई करने बार के ये बाद आप देखा कुछ गया है करिए तब प्रिया तो कि ठीक घर है। में छोटे और मोटे खाली नोक-झोंक हो चैनल जाते पे हैं, बैठ के लड़ाई बोलना झगड़े बहुत होते हैं आसान पति होता है, पत्नी के बीच, और कभी वो थाने प्रैक्टिकल जाके पहुंच जाते देखिए इन हैं। सब चीजों को। ऐसे बिल्कुल अदिति, क्योंकि मसलों को समझना और बाद में बेहद ही धरने पे जरूरी है दस्तखत कि कर ये देते हैं, उसमें सिर्फ कहानी नोक चल रहा झोंक है। है, करके सिर्फ ये जी। नोक झोंक है दो रिश्ते की, या फिर ये आने वाले वक्त में किसी बड़े अपराध को भी जन्म दे सकता है? इसको समझना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रिया, अगर ऐसे केसेस पहली बार में थाने पहुंच रहे हैं तो वहां पर काउंसलिंग देकर जो पति पत्नी हो उनके विवाद को सुलझाया जा सकता है। और उनकी गंभीरता को सबसे पहले परखना बेहद आवश्यक है कि मामला कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी पर हाथ उठाया गया है या उसके साथ मारपीट की जाती रही है। इस बारे में जानकारी लेना भी बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन जब ये मामले पहुंचते हैं पुलिस थाने में, देखा जाता है कोई भी इंक्वायरी जिस स्टेप की होनी चाहिए वो नहीं होती है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बेरहमी से पीटा है, नशे में धुत होकर भी पीटा है, तो भी ये माना जाता है
पहली दृष्टिया ये माना जाता है कि इस मामले को जो है समझौता करके सुलझाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए प्रिया। अब इस पर जरूरी जो स्टेप है वो लेने की आवश्यकता हो चुकी है। पुलिस या कार्यप्रणाली जो है उसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है प्रिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो चार्जशीट होती है वो जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है उसके हाथ में ही होती है, और उसको ये जानकारी होती है। जांच अगर वो ठीक से करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं होती है ये पता लगा पाना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और अगर पुलिसिया कार्य प्रणाली जो है सुधर जाती है प्रिया, तो मैं ये मानती हूँ कि कन्विक्शन रेट जो है वो अल्टीमेटली बढ़ेगा और सही न्याय होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कोई भी ऐसे गलत रिश्तों में फंसकर या फिर गलत मामलों में फंसकर जेल नहीं जाएगा, और ना ही किसी के साथ कोई ऐसा रहेगा जो तारीख पर तारीख मिलने की वजह से इंसाफ से परे रह जाएगा और अल्टीमेटली समझौता कर मामलों का निपटारा होता रहेगा प्रिया। बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही है अगर कोई भी मामला पहले दिन ही पहुंचता है थाने में, उस तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी जाती है। अगर हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन उस पर जो पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है कि आप उस स्तर पर जांच करें, जाकर घर में जाकर पूछताछ करें या फिर आसपास पड़ोस में जाकर पूछताछ करें कि क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं हो रही है या फिर उस घर में ऐसे हिंसा की जा रही है, लेकिन इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो स्लो प्रोसेस है, जो एक ढीली कार्यशैली उठ रही है पुलिस पर भी, और देखिए इस पर भी बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं अदिति आज। बिल्कुल प्रिया, ये भी देखा गया है कि जब कोर्ट में मैटर्स जाते हैं तो वहाँ पर जो काउंसलर होते हैं वो वरिष्ठ वकील ही होते हैं। हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले आते हैं प्रिया जहाँ पर जो मामला होता है वो मनोचिकित्सक से जुड़ा होता है, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में एक मनोचिकित्सक को भी एज अ काउंसलर अपॉइंट करना चाहिए, जो ऐसे मामलों में बातचीत करे। और अगर मामले सुलझ सकते हैं, अगर छोटी मोटी कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है प्रिया, क्योंकि जो घरेलू विवाद होते हैं, खाना बनाने से लेकर लड़की जो है जो पत्नी है वो जॉब कर रही है तो इस पर भी आपत्ति होती है कई पुरुषों को, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं और इसको लेकर महिलाएं जो है थाने पहुंच जाती हैं। दहेज प्रथा जो है वो लगा दी जाती है, दहेज एक्ट लगा दिया जाता है, जिसको लेकर दहेज एक्ट जो है वो सवालों के घेरे में भी आया था और इसमें संशोधन किया गया था, कानून में बदलाव किए गए थे कई। लेकिन प्रिया, अगर जांच ठीक से हो तो कन्विक्शन रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही जो दहेज एक्ट है उस पर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जो पीड़िताएं हैं वो अपनी हक की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें जब ये भरोसा हो जाएगा, ये आश्वासन मिल जाएगा कि नहीं, जो कानून है वो हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है, और अगर हम अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा और त्वरित इंसाफ मिलेगा, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। जैसा कि देखा गया है ऐसे केसेस में प्रिया 14-14, 15-15 साल तक लग जाते हैं। मामला जो है फैमिली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ऐसे में इस मामलों को त्वरित निस्तारण की ऐसे मामलों में आवश्यकता है। और प्रिया, और ये भी देखने की बेहद आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की ही है कि मामला कितना गंभीर है, सीरियसनेस क्या है मामले की, और मामला जो है वो मामूली कहासुनी से जुड़ा है या फिर मारपीट से जुड़ा है। क्योंकि ये देखा गया है अक्सर प्रिया कि जरा सी मारपीट होती है और उसके बाद जो है गंभीर घटना का रूप ले लेती है, क्योंकि जो हिंसा है, घरेलू हिंसा, वो लगातार बढ़ती जाती है और इसका खामियाजा कभी एक माँ बाप को अपनी बेटी को खोकर भुगतना पड़ता है, कभी एक बच्चे को अपनी माँ को खोकर भुगतना पड़ता है। और ऐसी ही तस्वीरें जो है वो आए दिन सामने आती रहेंगी जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे और सही से, मैं एक बार फिर से कहूंगी, सही से कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे मामले नहीं थमेंगे। ठीक है अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। दहेज का दानव जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर गया, ग्रेटर नोएडा से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वाकई में बेहद ही दर्दनाक तस्वीर थी, दिल को दहला देने वाली तस्वीर थी। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और बड़ा सवाल ये कि इसके पीछे का जो जिम्मेदारी है वो समाज से लेकर सरकार तक सबकी बनती है, वरना आए दिन ये जो ग्राफ है लगातार इसमें ऐसे ही इजाफा होता जाएगा। इसी तरीके से केसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे और सबको इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इस पर आवाज उठानी बिल्कुल बेहद ही गंभीर हो चुके हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव